स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में जहां हम क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है। तो जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 है वो डील करता है आपका किससे, रेसिडेंशियल स्टेटस से, कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमें निकालना कैसे। रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जो भी हमारा एसएससी है, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस टाइप के पर्सन है। क्या वो एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपी बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप के पर्सन है। तो उसके लिए क्योंकि क्या होता है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है हमारा, वो हर टाइप के पर्सन के अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे इंडिविजुअल के लिए क्राइटेरिया अलग है, एचयूएफ के लिए क्राइटेरिया अलग है, कंपनी के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल के लिए कैसे निकाला जाता है। देखिए, जो इंडिविजुअल होता है वो या तो आपका रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, लेकिन अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के अंदर भी दो चीज़ें आपको देखनी होती है कि क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि आर एंड ओ आर, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि आर एंड एन ओ आर। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे कि रेसिडेंट होने की कंडीशन क्या है। तो देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिया में लास्ट ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके रेसिडेंट हो जाएंगे। तो अगर कोई भी एसएससी इंडिविजुअल एसएससी है जो कि 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं तो रेसिडेंट बन जाएंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म। लेकिन अगर 182 डेज से कम रहे हैं तो क्या होगा, क्या वो नॉन रेसिडेंट बन गए? तो ऐसा नहीं है। उसमें हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि क्या वो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहे हैं क्या? हाँ, अगर 60 डेज भी नहीं रहे फिर तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर 60 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं तो हमें देखना है कि उसके पिछले 4 सालों में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, वो पिछले 4 सालों में देखेंगे कि पिछले 4 सालों में क्या वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं। चारों सालों का मिला के आपको देखना है कि क्या वो भारत में रहे हैं। अगर हाँ रहे हैं तो वो बन जाएंगे आपके रेसिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएंगे आपके नॉन रेसिडेंट। अब बारी आती है एंड ओ आर, सॉरी, आर एंड ओ आर कैसे निकालेंगे, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप कैसे देखेंगे। तो देखिए, कोई भी पर्सन है, आपको क्या है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल एसएससी है हमारे, वो पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में, एनी ऑफ 2 इयर्स, ठीक है, अगर उसमें रेसिडेंट रहे हैं तो एक तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले 7 सालों में, वो पिछले 7 सालों में मिला के 730 दिन एटलीस्ट भारत में रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में रेसिडेंट रहे हों, और दूसरी कंडीशन वो है कि पिछले 7 सालों में टोटल मिला के वो 730 दिन भारत में रहे हों एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 730 दिन तो रहना ही है, उससे ज़्यादा भले ही हो जाए। तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो वो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एन इंडिविजुअल हु डज नॉट सेटिस्फाई बोथ, यहाँ पे एनी ऑफ द कंडीशन होगा, ये थोड़ा गलत लिखा गया है। एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कि एक कंडीशन सेटिस्फाई की लेकिन दूसरा नहीं कर पाए, तो भी वो आर एंड एन ओ आर में फॉल करेंगे। उसके अलावा क्या है कि दो स्पेशल केसेस भी है हमारे पास आर एंड एन ओ आर के केस में। ये कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन का हो, जैसे कि विवेक रामास्वामी है, जिन्होंने कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिया, बैकआउट कर दिया और ट्रम्प को अपना सपोर्ट दे दिया था। तो जैसे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि भारतीय मूल के हैं।
तो अगर ऐसे किसी पर्सन जो कि या तो भारतीय सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, उसकी भारत से इनके जो इंडियन सोर्सेज हैं उससे इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो भारत में यानी कि पिछले साल में भारत में 120 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं, लेकिन 182 दिन से कम रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उसको हम RNNOR यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मान लेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि अगर मोर देन 182 डेज या फिर 182 डेज और मोर रहते हैं, तो उस केस में तो क्या होता है कि आप रेसिडेंट ही बन जाते हैं, तो फिर यहाँ पे तो फॉल करने की बात ही नहीं आती। ये क्या है, स्पेशल केस है जो कि रेसिडेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, उनका हम यहाँ पे देख रहे हैं उन एसएससीज का। तो अगर आप 120 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं प्लस आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है भारत से, तो उस केस में क्या होगा कि हम आपको रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मान लेंगे। इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है, in an individual being a citizen of India having total income from Indian sources exceeding 15 lakh rupees। देखिए यहाँ जो सेकंड पॉइंट था उसमें क्या था कि इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जबकि जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ इंडियन सिटीजन लिखा है। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है प्रीवियस ईयर में, प्लस जिस देश में वो रहते हैं उस देश में उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही बिकॉज ऑफ हिज रेजिडेंस और एनी अदर थिंग, लेकिन उनकी इनकम मान लीजिए किसी भी देश में रह रहे हैं, मान लीजिए कि किसी में भी साउथ अफ्रीका में कोई रह रहा है, ऐसा होता तो नहीं कि मैं एक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, वहाँ पे आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही और इंडिया से जो आपकी इनकम है वो 15 लाख से ऊपर है, आप एक इंडियन सिटीजन है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा इनकम टैक्स में। तो जो इंडिविजुअल एसएससीज हैं उनके केस में रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें बस इतना ही देखना है। अब हम देखते हैं HUF का, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। देखिए जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जो फैमिलीज होती है उन पर जो अप्लीकेबल होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है अफेयर्स का, अगर वो टोटली आउटसाइड इंडिया है फिर तो उसको हम नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, लेकिन टोटली इंडिया में है या फिर पार्टली भी इंडिया में है, मान लीजिए कि 50% भी इंडिया में, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर यानी कि कर्ता होता है HUF का, यानी कि जो हेड है HUF की, अगर वो RNNOR या फिर RNOR वाली जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, तो फिर उस बेसिस पे जो HUF है उसको भी हम RNOR या फिर RNNOR मान लेंगे। देखिए जैसे कि RNOR में दो कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में आप रेसिडेंट रहे हो भारत के, प्लस आप पिछले 7 सालों में 730 दिन एटलीस्ट भारत में रहे। अगर यहाँ पे जो आपके कर्ता है, मैनेजर है, अगर वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो जो आपका HUF होगा वो क्या हो जाएगा, वो RNOR HUF बन जाएगा, अदरवाइज वो RNNOR HUF बन जाएगा। इसके बाद बारी आती है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की। देखिए जो इंडियन कंपनीज हैं वो तो हमेशा रेजिडेंट कहलाएंगी, जैसे कि रिलायंस है। अब रिलायंस कुछ आपको उसमें कुछ क्राइटेरिया देखना ही नहीं है, सिंपल सा है, रिलायंस आ गया, इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो रेसिडेंट है। बात आती है फॉरेन कंपनी की, जैसे कि टेस्ला। अब टेस्ला क्या है, टेस्ला आपकी फॉरेन कंपनी। जो टेस्ला केस में क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या भारत में है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है फिर तो वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में नहीं है तो क्या होगा कि वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो जो ये पोएम है यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसकी कंडीशन भी होती है जैसे 50% से ऊपर इनकम वगैरह, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने स्टडी मटेरियल से तो बेटर रहेगा। ये क्विक रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे उसे नहीं करा पा रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन, जैसे कि लोकल अथॉरिटी है या फर्म्स है, सब में सिमिलर ही कंडीशन होती है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं इसको मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली आउटसाइड इंडिया है फिर तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट, लेकिन पार्टली इंडिया में है और पार्टली आउटसाइड इंडिया है तो वो बन जाएंगे रेसिडेंट, और अगर टोटली इंडिया में है फिर तो ये रेसिडेंट बनेंगे, फिर तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दिया आपने, आपको एक दो बार रिवाइज भी करना पड़ेगा इसे खुद से, और एक बार क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।